नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 की पद्य भाग के पतंग कविता का सह प्रसंग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आलोक धनवा की कविता पतंग कविता से। सबसे पहले कवि आलोक धनवा का परिचय। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म साहित्य कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। कविता का प्रतिपाद्य एवं सार। प्रतिपाद्य। पतंग कविता कवि की दुनिया रोज बनती है व्यंग्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी तरफ उस भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कविता का प्रतिपाद्य या सार पढ़ने के पश्चात अब शुरू करते हैं सह प्रसंग व्याख्या। तो पहला कवितांश है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। इसके साथ अब कविता में आए हुए उन शब्दों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे भादो घनघोर वर्षा का महीना, किलकारियों चिल्लाकर खुशी प्रकट करना, नाजुक कोमल और नरम। प्रस्तुत कविता के अंश में कवि अपनी रचना का आरंभ करते हुए कहते हैं कि बरसात का मौसम विदा हो गया है। जिस समय सबसे तेज वर्षा हुआ करती है वह भाद्र माह भी अब बीत चुका है। एक नई सुबह आ पहुंची है, लालिमा से युक्त यह कोमल सुबह खरगोश की आंखों जैसी लाल दिखाई देती है। खरगोश स्वयं भी कोमलता का प्रतीक है। वर्षा ऋतु के जाते ही शरद ऋतु आ पहुंची है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी यात्रा के दौरान समय और अवरोधों के बहुत से पुलों को पार करने के बाद आई है। बरसात के दिनों में बादलों के छाए रहने से जो धूप नरम हुआ करती थी वह अब ज़्यादा प्रखर और चमकदार हो चली है। कवि इस बिंब को प्रस्तुत करने के लिए उसकी तुलना चमकीली साइकिल से कर रहे हैं, मानो कोई बच्चा अपनी नई रंग बिरंगी चमकदार साइकिल की घंटी को उत्साह के साथ जोर से बजाता हुआ भागा चला आ रहा हो। और शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपने पास बुलाने के लिए इशारे कर रही है, यानी वह संकेत कर रही है कि वह सुहाना मौसम आ गया है जब बच्चे पतंगें उड़ा सकते हैं।
उसने आसमान को इतना कोमल बना दिया है, अर्थात बच्चों के अनुकूल वातावरण निर्मित कर दिया है ताकि बच्चों की पतंगे वहाँ अधिक से अधिक ऊंचाई तक जा सकें। यह कविता यह कहना चाहती है कि शरद ऋतु ने ऐसा परिवेश निर्मित कर दिया है जिससे बच्चों के मन की उड़ान को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को एक ज़्यादा सहज और मुक्त स्थान मिल सके। पतंग यहाँ पर इन्हीं सब बातों का प्रतीक है। दूसरा कवितांश, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग में अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रही हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कविता का अंतिम और महत्वपूर्ण अंश भी पूरा हो चुका है। चलिए अब करते हैं इसके कठिन शब्दों का निवारण। सबसे पहले बेसुध, मस्त और तल्लीन। मृदंग एक वाद्य यंत्र जिसका स्वर मधुर होता है। पेंग भरते, झूलते हुए, वेग, गति, रोमांचित, रोंगटे खड़े करते हुए यानी अति प्रसन्न, महज, मात्र या केवल। इसके बाद रंध्रों शब्द आया है, छिद्रों या शरीर के रोए। निडर का मतलब है भय से रहित। आलोक धनवा दूसरे कवितांश में बच्चों की कोमलता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि वे अपने जन्म के साथ ही कपास जैसी कोमलता लेकर आते हैं। उनका शरीर, त्वचा, भाव सभी कुछ अत्यंत कोमलता से युक्त होता है। वे एक अदृश्य सत्य को प्रकट करते हुए बताते हैं कि खुद धरती ही घूमती हुई उनके निरंतर चंचलता में रहने वाले पैरों के पास आती है। यहाँ पर कवि ने कल्पना को दार्शनिक परिकल्पना में बदल दिया है। एक दार्शनिकता इसमें निहित है, कथन के विपर्य को देखते हुए कि बच्चों के पैर धरती पर दौड़ने नहीं जाते, इसके उल्टे स्वयं धरती ही उनके व्याकुल पैरों के पास आ पहुंचती है, अर्थात समूची धरती ही उनके पैरों की गति के सामने छोटी है, कम है, आंशिक है। अपनी धुरी पर घूम रही पृथ्वी की गति को इस तरह कवि ने एक नया ही अर्थ दिया है। फिर आलोक धनवा अपनी कविता को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि जिस समय बच्चे अपनी सुध-बुध खोकर दौड़ रहे होते हैं, तब छतों की कठोरता भी उनके लिए नरम बन जाती है। वे उसकी परवाह नहीं करते। दिशाएं उनके लिए दिशाएं नहीं रहती, मृदंग बनकर रस बरसाने लगती है। बच्चे उस रस के जनक भी हैं और उसमें सराबोर भी। आकंठ डूबे हुए वे हवा में उड़ते हुए से भाग रहे होते हैं, पर यह सब तभी संभव हो पाता है जब वे अपनी सुध-बुध खो देते हैं। सुध-बुध खोना, सुध-बुध रखने में भी बड़ा गुण है, आसान नहीं है सुध-बुध खोना। यह तो परम आध्यात्मिक स्थिति है। एक तरह से देखें तो बच्चों की मनोभावनाओं को कविता के साथ बड़े ही सुंदर ढंग से जोड़ा गया है, जिसमें जीवन है, दर्शन है, आनंद है और मनोरंजन है। तो इस तरह से आज हमने आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग, जिसमें पतंग की उमंग भरी उड़ान है, बच्चों की भी उड़ानें भरी हुई हैं, कविता का सप्रसंग अध्ययन किया। इससे संबंधित अभ्यास कार्य, अभ्यास प्रश्नोत्तर समय समय पर आपको दिए जाते रहेंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें,